कि बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को क्यों उतारा गया, उनसे पैरवी क्यों करवाई गई, कितना महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से आर्गुमेंट करवाना जरूरी था। कई लोग उस समय कहा था कि कपिल सिब्बल को नहीं उतारेंगे, दूसरे को उतारेंगे, वो कांग्रेस के हैं, कुछ अपने फर्क पड़ सकता है, और भी कहा था, बड़ी हस्तियां भी इन्वॉल्व हुई। लेकिन इस फैसले को जब मैं पढ़ के बताऊंगा, सुनाऊंगा, तब समझ में आएगा कि कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे, और मीनाक्षी अरोड़ा जी भी जरूरी थी, बट कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे। जो कपिल सिब्बल जी ने सुनवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को जो रद्द किया और रिपोर्टेबल जो जजमेंट दिया, उस रिपोर्टेबल जजमेंट को मैं बिंदुवार पूरा हिंदी में समझाऊंगा, कौन से बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 46 पेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसमें 37 पॉइंट्स हैं। 37 बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितना मजबूती से फैसला दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट था, उससे भी ज्यादा मजबूत जजमेंट बनाकर एक लोहे की लकीर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। उनमें क्या कहा है, क्या उस 37 बिंदुओं को समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भारत सरकार संसद में अध्यादेश लाकर क्या बीएड को शामिल कर सकती है। उन 37 बिंदुओं को आप समझेंगे तभी पता चलेगा कि पुनर्विचार याचिका में क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बात करूंगा, जो कल शाम को वेबसाइट पर अपलोड हो गया। टोटल 46 पेज हैं, जिसमें 37 बिंदुओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रिपोर्टेबल लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ये आपको मैं जो भी आज तक यूट्यूब पर बोला, वो क्या फैसला जो मैंने यूट्यूब पर बताया वही फैसले में लिखा गया। जिस फैक्ट और तथ्य पर बात करता था वही बोला गया, और जो बहुत बड़े महाज्ञानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी को लेकर बात करते थे, जो यूट्यूब पर चर्चा होती थी कानून बनाने की प्रक्रिया, कोर्स के डिफरेंस को लेकर, साइकोलॉजी पेडागोजी के डिफरेंस को लेकर, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, और पावर अथॉरिटी को लेकर, उन्हीं सभी 500 बिंदुओं पर चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट। क्वालिटी पर भी अच्छे से जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आपकी अथॉरिटी पावर पर भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंस पर भी दे दिया, पेडागोजी पर भी दे दिया, ब्रिज कोर्स पर हायर क्वालिफिकेशन पर बात करते थे उस पर भी दे दिया। जो चीजें यूट्यूब पर मैंने जो चर्चा करनी सिखाई, वो चीजें बहस पर, क्योंकि फैक्ट और तथ्य पर बात करता हूं, जो आर्गुमेंट, वो पता नहीं क्या क्या बातें करते। उनकी एक क्वालिटी और एक हायर क्वालिफिकेशन था, उनको भी ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो पॉइंट और शानदार तरीके से दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्वालिटी वाला हाईकोर्ट में नहीं चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने शानदार जजमेंट क्वालिटी का और दे दिया इनका जो था, और हायर क्वालिफिकेशन पर और ढंग से दे दिया, कानून पर और दे दिया, बाइंड जो धारा पर जो बाइंड करने वाली है उस पर भी दे दिया कि फॉलो करके आपको वो थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए। ये शानदार तरीके से बहस हुई। मैंने सभी, कितना जरूरी है मैं बताऊंगा, पूरा देखिए आप सभी को पूरा लास्ट तक पता लग जाएगा कि कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे। अब चर्चा करते हैं फैसले को लेकर। बाकी याचिकाओं को रिव्यू पिटीशन से पहले इस पर चर्चा करनी जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस फैसले में 46 पेज हैं, टोटल 37 बिंदु हैं। यह फैसला सुरक्षित जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सुरक्षित किया, और 11 अगस्त 2023 को जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने फैसले को सुनाया। जितनी भी भारत सरकार, एनसीटी और बीएड की तरफ से जो एसएलपी दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट बनाने के लिए सिविल अपील में कन्वर्ट करी। सिविल अपील नंबर जारी हुआ, आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि जब रिपोर्टेबल जजमेंट बनाया जाता है तो उसको सिविल अपील में कन्वर्ट करना होता है, और उसमें जजमेंट और एक आरोपी मैन ऑर्डर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक मैन ऑर्डर आया, वो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि हम भारत सरकार और एनसीटी और बीएड की याचिकाएं जो एसएलपी हैं उनको डिसमिस करते हैं, जो रिट पिटीशन है उनको डिस्पोज करते हैं, जो बिहार और यूपी की तरफ से लगी हुई है।
और जो भी इम्प्लीडेंट पार्टी एप्लीकेशन, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उन सभी एप्लीकेशन को डिस्पोज करते हैं और एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को मुहर लगाते हैं, उसको अपहेल्ड करते हैं। यह फैसला एक मेन ऑर्डर है, लेकिन मेन जजमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सिविल अपील में कन्वर्ट किया गया। उस फैसले का पहले नंबर बिंदु में गारंटेड किया गया है वो एक कॉमन प्रोसीजर होता है, एसएलपी को परमिशन देना। बिंदु संख्या 2 महत्वपूर्ण है। शुरुआत की स्टेज में प्रेयर दोनों पक्ष के क्या क्या कहा है, उसके बाद जजमेंट का हिस्सा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। आपके स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट चलेंगे जजमेंट के हिस्से, मार्क किए हुए रेड ग्रीन जो भी ब्लू येलो में, आप उस हिस्से को पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो मेरे समझ में आया है, जितना मैंने समझने की कोशिश करी वो मैं पढ़ता हूं। यदि कोई गलती रहती है तो मेरे समझने में तो माफी चाहूंगा। आप स्वयं पढ़ें, आकलन करें। जो मेरे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नंबर पेज नंबर 3 बिंदु संख्या 2 में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। यह लिखा गया है जो 25/11/2021 को जो फैसला दिया गया था, जिसमें देवेश शर्मा की जो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था और जो डबल बेंच रीट पिटीशन जो 2109/2021 जो केस लगाया गया था, आपके स्क्रीन पर है ये डबल बेंच का, जिसके नाम से लगा था, इसके अगेंस्ट में ये चैलेंज होके आया है और जिसमें विद सम फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स रखे गए। ये पैराग्राफ नंबर बिंदु संख्या 2 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कॉमन बिंदु है। बिंदु संख्या 3 में पेज नंबर 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें मैन प्रेयर बीएड की तरफ से जो मेंशन की गई थी वो मैन प्रेयर का हिस्सा है, जिसमें एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 जो जारी किया गया, जिसमें बीएड शामिल किया गया था, बट रीट 2021 के विज्ञापन में बीएड को बाहर कर दिया राजस्थान सरकार ने, इसलिए विज्ञप्ति को रद्द किया जाए क्योंकि एनसीटी के नोटिफिकेशन का वायलेशन हो रहा है। यह प्रेयर का मुख्य हिस्सा है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर बिंदु संख्या 4 और पेज नंबर 4 और 5 पर डीएलएड वालों की तरफ से नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। यह कहा गया और जो बीएड को शामिल कर लिया था इससे डीएलएड कैंडिडेट एग्रीड हो गए थे। उसके बाद बिंदु संख्या 5, आपके स्क्रीन पर सारे पेज चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बिंदु संख्या 5 पेज नंबर 5 बिंदु संख्या 5 पेज नंबर 5 पर बिहार हाईकोर्ट और बिहार डीएलएड छात्रों की तरफ से जो याचिका लगाई गई CW 137/2022, यूपी की तरफ से जो लगाई गई CW 881/2022 होगा, आपके स्क्रीन पर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है 2021 या 2022 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, 2022 है। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्हें बिहार और यूपी की तरफ से एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, ये लिखा हुआ है। और कलकत्ता हाईकोर्ट में जो पश्चिम बंगाल की तरफ से जो याचिकाएं लगी वो भी मेंशन की गई हैं, जो एसएलपी लगी थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन पर रिलीफ मांगी गई थी, स्टे मांगा गया था, उस जिसको डिनाई कर दिया था उन्होंने, इसको लेकर के उल्लेख किया है। इतना ही बिहार हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट को बिहार की तरफ से जो केस लगा और यूपी की तरफ से जो केस लगा और पश्चिम बंगाल की केस की जो मेन प्रेयर का हिस्सा इतना लिखा है। बाकी आगे देखते हैं क्या कहा है। जजमेंट के पेज नंबर 5 और 6 बिंदु संख्या 6 पर कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ किया है। मैंने कल एक वीडियो में चर्चा की थी, पेज कितने ही हो। कोर्ट देखता है प्रेयर में क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ग्राउंड क्या है, फैक्ट क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, जजमेंट निचली अदालत का क्या है। वैसे ही इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है, क्या एनसीटी द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें जो बीएड को शामिल किया गया क्या वो सही था। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कि बीएड अनक्वालिफाइड है फॉर प्राइमरी लेवल क्लास। मैं एक मोरल बता रहा हूं, जो मुख्य हिस्सा है उसको कोट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी तो पढ़ने में बहुत ज्यादा रीड लगेगा, तो इसमें कॉमन हिस्सा जो मुख्य बिंदु है वो बता रहा हूं।
मुख्य बिंदु इसमें बिंदु संख्या 6 में क्वेश्चन ऑफ लॉ में यह डिसाइड किया गया है कि क्या एनसीटी द्वारा बीएड को शामिल करना सही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को इस बेस पर रद्द किया है कि बीएड इज ए अनक्वालिफाइड फॉर प्राइमरी लेवल, क्या यह सही है, इस बात पर इसमें चर्चा हुई है। अब इस पर चर्चा करते हैं बिंदु संख्या 7 पर, पेज नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमने सुना है पक्ष को, बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी और एनसीटी के नोटिफिकेशन के सपोर्ट में आए हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है। और मेन आर्गुमेंट राजस्थान हाईकोर्ट का जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को जो पॉलिसी जो डिसीजन था उसमें गलत तरीके से इंटरफेयर किया है। एनसीटी ने भारत सरकार के एनसीटी का एक्ट सेक्शन 29 के तहत डायरेक्शन में जो जारी किया गया था, हाईकोर्ट ने गलत तरीके से इंटरफेयर करके पॉलिसी डिसीजन में गलत किया है, इसलिए एनसीटी भी इस नोटिफिकेशन को जारी करने में सहमत थी, भारत सरकार के डायरेक्शन पर सहमत थी। यह बात बीएड की तरफ से कही गई। पेज नंबर 6 और 7 पर, बिंदु संख्या 8 पर, अभी आगे आएगा इंटरेस्टिंग हिस्सा, आप सुनते जाइए। बिंदु संख्या 8 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने सुना है काउंसिल को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी राजस्थान सरकार की तरफ से और डिप्लोमा होल्डर की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा जी थे उनको भी सुना कि एनसीटी, इनका कहना है कि एनसीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए था। यदि एनसीटी डायरेक्शन फॉलो करती है तो उसको इंडिपेंडेंटली कंसीडर करते हैं, तो एक ये जो डायरेक्शन है ये नॉट इम्प्लीमेंटेड इन मैकेनिकल मैनर, मतलब एक सीधा ही इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था, एक्सपर्ट बॉडी थी, काउंसिल है, तो ये तमाम दलीलें दी गई। बिंदु संख्या 9 में अभी सामान्य जो दोनों तरफ से बातें हैं वो चल रही हैं। बिंदु संख्या 9 में पेज नंबर 7 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी हमने सुना है, भारत सरकार ने कहा है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन में हमने जो पावर दिया था उसको जिस पावर के तहत हमने डायरेक्शन दिया था उस पावर को इग्नोर किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने, उसमें गलत तरीके से इंटरफेयर किया है, उस पावर को इग्नोर कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने। हमने सही पावर दिया था एनसीटी को डायरेक्शन मानने का। यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में हमको पार्टी नहीं बनाया गया, यह भी कहा, आपकी स्क्रीन पर है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुख्य हिस्से अब शुरू होंगे। यहां तक तो दोनों तरफ से मोटा मोटी कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मुख्य हिस्सा जो शुरू होता है, इसमें पेज नंबर 7 और बिंदु संख्या 10 ये सुनवाई का हिस्सा शुरू होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने 24 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर पास किया था, जो भी जिस भी राज्य सरकार का बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यदि पार्टी बनना चाहता है, कोई भी पार्टी बनना चाहता है, किसी भी राज्य का, राज्य सरकार हो चाहे पार्टी हो, बोर्ड हो या स्टूडेंट हो, तो वो इम्प्लीड कर सकता है, लिबर्टी दी गई थी, उसमें बहुत सारी फाइलें आई थी हमारे पास। अब बिंदु संख्या 11 और पेज नंबर 8 यहां से भारतीय संविधान को लेकर मामला शुरू होता है। बिंदु संख्या 11 में पेज नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 और 4 को लेकर चर्चा करते हैं, पार्ट नंबर 3 और 4 को लेकर, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा है। इस पर कोई मोटा मोटी चर्चा करनी, संविधान को, क्योंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है तो इसलिए संविधान को लेकर चर्चा करनी जरूरी है, इसलिए रिपोर्टेबल जजमेंट और ग्राउंड और बहुत शानदार जजमेंट। बिंदु संख्या 12 में पेज नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 21A को लेकर चर्चा की है, जो संविधान का चैप्टर 3 में अनुच्छेद 21A को लेकर चर्चा की है, जिसमें फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल के बच्चे को लेकर जो देना है, उसमें कहा है कि ये मतलब नहीं है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी फॉर्मेलिटी कर दो, उसका मीनिंगफुल एजुकेशन होना चाहिए। ये बहुत ही आपकी स्क्रीन पर है, डेडलाइन किया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही शानदार।
कि मीनिंगफुल एजुकेशन है, इसको जब अदर वर्ड में समझे तो उनका कहना है कि क्वालिटी नॉट ए फॉर्मेलिटी, कि कोई भी किसी भी टीचर को रख दिया और उससे सीख के आ जाओ, पढ़ गया, क्वालिटी जरूरी है। या आपने भी सुना होगा कि क्वालिटी क्या होती है। यह बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसी के बाद पेज नंबर 8 और 9 पर बिंदु संख्या 13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन हुआ था। जो संविधान का चैप्टर नंबर 4 था उसमें संविधान संशोधन 46वां 45वें को लेकर चर्चा की है, जिसमें कुछ गोल डिसाइड किए गए थे, बट वो इतने जल्दी से अचीव नहीं कर पाए, बट धीरे धीरे हुए, क्योंकि सिस्टम है जो राइट टू एजुकेशन को लेकर के जो संशोधन हुए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है, जिसमें गोल डिसाइड किए गए, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है। उसके बाद पेज नंबर 9 में बिंदु संख्या 14 पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आपके स्क्रीन पर है, 1986 एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का बात की गई है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, क्वालिटी टू एजुकेशन, क्वालिटी टू चिल्ड्रेन, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, क्वालिटी टू चिल्ड्रन को लेकर बात की गई है। जो 14 साल के बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन कैसे मिले, सेटिस्फैक्ट्री, ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है। इसी के साथ में पेज नंबर 9 पर बिंदु संख्या 15 में सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश 1993 का एसएससी 21/78 कोई जजमेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट टू फ्री एजुकेशन को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 10 पर बिंदु संख्या 16 में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। आप देखते जाइए, आगे जाकर बहुत शानदार हिस्सा मिलेगा। ये कपिल सिब्बल जी का कितना जरूरी, आप देखते जाइए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बिल, न्यू एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी, ये हिस्सा कैसे आ रहा है, आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे। 1997 को लेकर चर्चा की है, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट, जो 83 संविधान संशोधन हुआ था, जो बिल पास हुआ था संसद से, पार्लियामेंट से, जो 83वां शायद संविधान, आपके स्क्रीन पर जो संविधान संशोधन हुआ, जो फंडामेंटल राइट को लेकर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है 1997 को लेकर। जो संविधान के चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 21A इंसल्ट किया गया था, जिसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21 नंबर अनुच्छेद 21A। ये बिल सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की अपने जजमेंट में कि ये बिल राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। वहां से कमेटी ने क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर बहुत विशेष तौर पर चर्चा की, जिसमें कोर्ट ने उस कमेटी की रिपोर्ट को भी कोट किया, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी चिंतित है, और दूसरी तरफ बीएड कहता है हम क्वालिटी हैं, हम हायर क्वालिफिकेशन है। इन पर भी चर्चा करूंगा, क्वालिटी का किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। पार्लियामेंट से बिल पास हुए हैं उसको लेकर के। उसके बाद फाइनली एक संविधान संशोधन 86वां हुआ, जो 2002 के अंदर हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A इंसल्ट हो गया पूरी तरीके से और फंडामेंटल राइट बन गया, जो संविधान के चैप्टर नंबर 3 में, और ये इफेक्टिवली रूप से, प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है अपने जजमेंट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से। अब बात आते हैं कि बिंदु संख्या 12 और पेज नंबर 8 पर इस पर अपन ने चर्चा कर ली। बिंदु संख्या 16 पर चर्चा करने के बाद पेज नंबर 11 और बिंदु संख्या 17 पर चर्चा करते हैं। बिंदु संख्या 17 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को पूरी तरीके से प्रभावी करने के लिए, लागू फुलफिल करने के लिए आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था, जो संसद से पास है। नॉट ओनली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आरटीई एक्ट जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए नहीं आया था, मात्र क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भी आया था। इसीलिए कपिल सिब्बल जी जरूरी थे। आरटीई एक्ट कपिल सिब्बल जी नहीं
बनाया था, उस समय एमएचआरडी मिनिस्टर थे। राज्यसभा में क्या क्या पास हुआ, क्या क्या स्टैंडिंग कमेटी में, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, सांसद भी हैं, इनको पूरी प्रक्रिया है। देखिए किस प्रकार से मजबूती से केस, जो लोग कहते थे कि कपिल सिब्बल जी की जरूरी नहीं है, हम दूसरे को उतार लेंगे, बहुत एक हुआ था ये किस्सा, कई लोग कांग्रेस का बताते थे, कई लोग कुछ बोलते थे नेगेटिव। देखिए पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं पेज नंबर 11 और 12 पर। बिंदु संख्या 18 में इस एक्ट में भी कोर्ट को चैलेंज किया गया था, आरटी एक्ट 2009 को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराया गया और उस फैसले का भी उल्लेख किया गया, आपके स्क्रीन पर है। पेज नंबर 12 पर बिंदु संख्या 19 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी के बारे में चर्चा की है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा की है, इसी के साथ फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरासमेंट, क्योंकि पेडागोजी की बात आती है, जब उसका नॉलेज नहीं होगा, छोटा सा बच्चा, उसको फिजिकल पनिशमेंट दे दिया तो आपको किस प्रकार से देना है, कोई मेंटल हैरासमेंट कर दें, आपको साइकोलॉजी का नॉलेज ना हो, पेडागोजी का नॉलेज। ये बिंदु संख्या 20 में चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट ने, बिंदु संख्या 19 में चर्चा की है पेज नंबर 12 पर। ये कितना महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बिंदु संख्या 20 में पेज नंबर 12 पर क्वालिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, उस बात को लेकर चर्चा की है कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, क्या उसकी स्टैंडर्ड होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो आपके स्क्रीन पर उन्होंने बताया। टीचर स्टूडेंट का रेशियो, क्वालिफिकेशन, उसको चीज को चर्चा की है कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है। ऐसे आपके बोलने से क्वालिटी नहीं होती जो बीएड बोलता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की। बिंदु संख्या 13 में बिंदु संख्या 21 में पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर बिंदु संख्या 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में यदि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स ही लगाए जाएं। कितनी बड़ी बात कही है कि यदि बीएड को हम शामिल कर लेंगे तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हो जाएगा, उसके बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ही नहीं रहेगा, मीनिंगलेस रह जाएगा, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्या मतलब रहेगा बाद में आरटी एक्ट का? आगे भी चर्चा करेंगे क्वालिटी और उनके कोर्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार, राजस्थान हाई कोर्ट से भी शानदार जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका का जिक्र किया, वहां के एजुकेशन सिस्टम को लेकर। आपने उस समय सुना भी होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिन लोगों ने उस समय लाइव सुना था, तब कपिल सिब्बल जी ने कितने शानदार तरीके से बाहरी देशों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस समय विपक्ष के वकील पटवालिया जी ने विरोध भी जताया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में देखी कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे, कितना महत्वपूर्ण थे। अब बात आती है कि बिंदु संख्या 13 पर ही बिंदु संख्या 22 पेज नंबर 13, सॉरी ये कई बार मिसमैच हो रहा है, बिंदु संख्या 22 और पेज नंबर 13 आपकी सारी चीजें स्क्रीन पर चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 लेवल है, एक प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5, एक सीनियर प्राइमरी लेवल कक्षा 6 से कक्षा 8, और हम ओनली प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केस उसी को लेकर लगा है। जो बीएड के कई कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट गलत समझ रहा है प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से कक्षा 8 को, हम कक्षा उसमें जो यदि उसको करते हैं तो हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, 6 से 8 पढ़ा रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट कक्षा 1 से कक्षा 8 को डिफाइन कर दिया, आरटी एक्ट में भी डिफाइन था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया। अब आता है पेज नंबर 13 और 14 में बिंदु संख्या 23, सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट के 2009 के धारा नंबर 23 को लेकर बताया कि डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, कैसे डिसाइड करना है, कौन उसमें एकेडमिक अथॉरिटी है। 23(1) में क्या है, 23(2) में जो रिलैक्सेशन को लेकर है उसको भी चर्चा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 और 16 पर बिंदु संख्या 24 में उसी धारा 23(1) के एकेडमिक अथॉरिटी कौन होगी, क्या पावर दिया गया है, जिसमें एनसीटी को बताया गया है। 23 धारा में 2 में भारत सरकार को पावर दी गई है, रिलैक्सेशन को लेकर चर्चा की गई है। और एनसीटी बीएड को क्वालिफिकेशन को शामिल, इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिंदु संख्या 24 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी 23/8/2010 में नोटिफिकेशन लेकर के आई, जिसमें कक्षा 1 से 5 में डीएलएड और कक्षा 6 से 8 में दोनों के नोटिफिकेशन जारी किए थे और कक्षा 6 से 8 में बीएड को शामिल किया था। आज तक बीएड को क्वालिफिकेशन में शामिल क्यों नहीं किया एनसीटी ने? जब बीएड इज ए क्वालिफिकेशन फॉर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, तो आज तक क्यों नहीं किया? 2010 से लेकर 2018 में ही किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इसका मतलब यह है कि आप इस 2018 अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए, तो इसका बात की जाए इसको छोड़कर, तो आपके हिसाब से बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी लेवल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी बीएड प्राइमरी लेवल के लिए, आपके ही नोटिफिकेशन बता रहे हैं। यदि क्वालिफिकेशन होती तो आप शामिल करते, क्यों नहीं किया आज तक? उस पर कोई जवाब नहीं था। बिंदु संख्या 25 और पेज नंबर 17 और 20 कितने महत्वपूर्ण, इससे एनसीटी को ही घेरना शुरू किया है। एनसीटी ने डिप्लोमा को नेसेसरी बताया था, जरूरी बताया था पीआरटी के लिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी खुद ही कह रही है कि भी डिप्लोमा प्राइमरी के लिए नेसेसरी है, इसका मतलब कि डीएलएड ही क्वालिफिकेशन है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। पेडागोजिकल कोई अप्रोच नहीं है बीएड की और प्राइमरी के लिए, और पेडागोजिकल अप्रोच प्राइमरी के लिए एक यूनिक अप्रोच है। बच्चे को कैसे स्टेप बाय स्टेप वो उसका आगे बढ़ता है, तो बच्चे को कैसे हैंडल करना है। कितना शानदार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत शानदार फैसला लिखा है, टिप्पणी नहीं, कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है विद केयर एंड सेंसिटिविटी। क्योंकि छोटा सा मासूम बच्चा होता है, उसको पहली बार क्लास में आता है, उस पर भी चर्चा करी है कोर्ट ने। कैसे बोलेगा, कैसे उसको बैठाओगे, कैसे उसको सिखाओगे, बहुत सारा पेडागोजिकल अप्रोच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी बात नहीं है। डीएलएड वाले ही इसमें कहा है कि पेडागोजिकल के लिए स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, इसलिए बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है। ये चीजें एनसीटी की ही सारी चीजें, पहले की कैरिकुलम सारी चीजें बता रही हैं। एनसीटी, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के कैरिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर को डिफाइन किया, आपकी स्क्रीन पर है, जो बताता है कि डीएलएड का कोर्स क्या होगा, बीएड का कोर्स क्या होगा, उसमें बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है। बच्चे के बारे में डिफाइन किया है कि उसमें बच्चे का कैसे विकास, कैसे टीचर, ट्रेंड टीचर उसको पढ़ा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कैरिकुलम देखते हैं, तो बच्चे के लिए पेडागोजिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है टीचर के पास, जो बच्चों के साथ डील कर सके बहुत शानदार तरीके से। बीएड 6 से 12 आगे के लिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए, बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 2009 को रेगुलेशन को कोट किया है। यही चीज बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट में अपना एफिडेविट पेश किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पेश किया। वो सुनवाई के दौरान आपने देखा होगा, वो आज एनसीटी के ही नुकसान का पॉइंट बन गया। अब कोई दोष देता है किसी को, जो रियलिटी है बीएड और डीएलएड के कोर्स में डिफरेंस, और उसमें बताया है कैरिकुलम में भी कि बीएड और डीएलएड के कोर्स में कितना डिफरेंस है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उससे साफ साबित होता है कि डीएलएड प्राइमरी के लिए और बीएड हायर के लिए, बीएड के पास प्राइमरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उसके पास पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है, कुछ भी नहीं सीखा है। अब इसके बाद जब अपन चर्चा करते हैं 25 नंबर बिंदु के बाद बिंदु संख्या 26 और पेज नंबर 21 पर, इसमें सुप्रीम कोर्ट दिलीप कुमार घोष वर्सेज अन्य जो फैसले हैं उन पर चर्चा की है, जिसमें बीएड के पास एक चाइल्ड पेडागोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, मनोविज्ञान जो शिक्षण विधि है प्राइमरी के लिए वो नहीं है। उसको कुछ फैसले उनको कोर्ट किया, आपकी स्क्रीन पर है। पीएम लुथार स्टेट ऑफ केरला का जो बीएड इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन, उसको कोर्ट किया है। इसी के साथ योगेश कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के फैसले को कोर्ट किया है कि बीएड हायर क्लासेज के लिए, नॉट प्राइमरी के लिए। अब बात करते हैं पेज नंबर 22 और 23 पर, बिंदु संख्या 27 पर, बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल स्कूल्स पर। पेडागोजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम प्राइमरी लेवल पर अच्छे से उनके पास वो बीएड से ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। बीएड के पास पेडागोजिकल कोई अप्रोच नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए,
वो बीएड हायर के लिए 6 से 12 के लिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रही है, जजमेंट में बहुत शानदार लिखा है, डीएलएड ट्रेंड है, स्किल्ड है प्राइमरी के लिए, उन्होंने इसी की ट्रेनिंग की है, इसीलिए बीएड को यदि हम शामिल करते हैं तो क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसके साथ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, वो हम नहीं कर सकते। डीएलएड के पास स्पेशल ट्रेनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। पेज नंबर 23 और 24 पर और पेज नंबर 23 और 24 पर बिंदु संख्या 28 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निष्कर्ष पर आते हैं कि 28 जून 2018 तक एनसीटी ने आज तक बीएड को योग्य नहीं माना। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन में नहीं आती। एनसीटी ने 2010 में 23 आरटी एक्ट 2009 धारा 23(1) के तहत जो भी नोटिफिकेशन निकाले हैं उसमें बीएड को शामिल नहीं किया। धारा 23(2) के तहत बीएड को छूट जरूर दिया कुछ राज्यों में कुछ समस्याओं की वजह से। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है एनसीटी के पीछे के रिकॉर्ड और इतिहास को देखकर। इसी के साथ पेज नंबर 24 और 27 पर बिंदु संख्या 29 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एनसीटी ने भी शामिल नहीं किया है, बीएड को क्वालिफिकेशन नहीं माना है शुरुआत से 2010 से लेकर, क्योंकि पेडागोजिकल वीकनेस थी बीएड के कोर्स में प्राइमरी लेवल के लिए। तभी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन में 2 साल के अंतर्गत आपको ब्रिज कोर्स करने को कहा गया, जो गलत है। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है साफ तरीके से। इसको इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पैराग्राफ में बहुत शानदार टिप्पणी की है यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड को शामिल नहीं कर सकते। शामिल करने का मतलब है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। क्वालिटी के साथ यदि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो संसद से पास कानून का वायलेशन होगा, जो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21(a) का वायलेशन होगा, जो हम कर नहीं सकते। कितना रिपोर्टेबल और संवैधानिक, आप पूरा देखिए। उन पर भी आऊंगा, बिल पर, अध्यादेश पर और पुनर्विचार याचिका पर, और सिब्बल जी का कितना जरूरी आप देख रहे हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक बुक का भी जिक्र किया है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो क्वालिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो बुक लिखी गई है उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है, जिसमें पेडागोजिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है, हायर प्रायोरिटी पर रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भारत सरकार के पास एकमात्र रीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड शामिल करने का मात्र एक रीजन दे रहे हैं कि इससे रोजगार ज्यादा मिलेगा बीएड वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कोई सूटेबल रीजन नहीं है कि बीएड शामिल होने से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। यह सुनवाई के दौरान आप भारत सरकार के एएसजी की तरफ से भी आपने सुना होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है। इस एम्प्लॉयमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रोजगार देने पर बहुत शानदार टिप्पणी की, सख्त तरीके से आदेश दिया, आप फैसले में लिखा है, आप देखना। सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर इसी 26 पर इसी बिंदु में आगे लिखा है कि हमारे पास एनसीटी जो ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के सारे पत्र हमारे पास आए हैं, जिसमें एनसीटी ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई नहीं किया है, एक एक्सपर्ट बॉडी होते हुए भी। कितनी महत्वपूर्ण बात। एनसीटी का उद्देश्य एजुकेशन को इंप्रूव करना है, न कि ज्यादा जॉब देना। पॉइंट कट हो गया ना। बीएड 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, मैटर यह नहीं करता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और जो क्वालिटी की बात करते थे उस पर भी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी डीएलएड 1 से 5 और बीएड 6 से 12 के लिए ज्यादा डिजाइन किया, और जो बीएड के लिए पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, मोर अपॉर्चुनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 से 12 हायर क्लासेस में बीएड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पेज नंबर 27 से 32 पर पैराग्राफ नंबर 30 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास जो भी पत्राचार हुए, जितने जो आरटीआई में अपने पास सबूत आए, जो हाईकोर्ट में रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कब क्या क्या हुआ वो हमने देखा। तो उसमें साफ तौर पर आता है, जो मैं बहुत बार चैनल पर शुरुआत से आपको बताता आया हूं, कि केवीएस का लेटर जारी करना, मीटिंग होना 12 अप्रैल 2018 की, 28-29 मई की मीटिंग, 9-10-11 अप्रैल की मीटिंग नोट शीट, डायरेक्शन देना, 30 मई का लेटर, 23 मई का लेटर, जो तमाम किस प्रक्रिया से जारी किया गया, वो बोल रहे हैं कि हमने पूरा देखा है, पूरा पढ़ा है।
तब आगे पेज नंबर 33 और 34 पर सुप्रीम कोर्ट बिंदु संख्या 31 में कहता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जब हम देखते हैं, इन घटनाक्रम को हम जब देखते हैं, तो ये दिखता है कि पहले बीएड सेंट्रल स्कूल के में ही शामिल करने के लिए लेटर जारी और मीटिंग हुई थी केवीएस की, सेंट्रल केंद्रीय स्कूलों में ही मात्र, बाद में पूरे भारत में कर दिया गया। रीजन बताया गया, उन्होंने कहा है कि हम जो सारी चीजें देखें उसमें कि एक बेटर सुटेड है फॉर प्राइमरी बीएड है, वो बहुत ही ज्यादा बेटर सुटेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट बैठता है प्राइमरी के लिए। दूसरा एक हायर क्वालिफिकेशन बताया है। तीसरा एक टेट क्वालिटी के अंदर उन्होंने आंकड़ा आपके स्क्रीन पर 6 से 16% ही पास हो पा रहे हैं, बीएड को शामिल कर देंगे तो बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी रखा गया। उस समय जस्टिस दुलिया जी ने बहुत शानदार उनसे सवाल किया था, टिप्पणी की थी, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉजिक सही नहीं है कि वो संख्या बढ़ जाएगी, रोजगार का मुद्दा नहीं है, बात क्वालिटी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस पूरे मैटर को जब चेक किया, एग्जामिन करते हैं, तो बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल। और ये एनसीटी स्वयं कह रही है, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत ब्रिज कोर्स इसीलिए करवा रही है, वो बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है। आगे पेज नंबर 34 और 36 पर बिंदु संख्या 32 में सुप्रीम कोर्ट कहती है, आपके स्क्रीन पर है, कुछ जजमेंट के उल्लेख करती है, जिसमें सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो आरटीए एक्ट वैलिडिटी को लेकर, जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर केस था, जिसमें सही ठहराया गया फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन को लेकर के पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह बताया गया है कि पेडागोजी बहुत जरूरी है प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, और क्वालिफाइड और ट्रेंड स्कूल टीचर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें इस फैसले का जिक्र किया है। फंडामेंटल ऑफ जो चाइल्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार टिप्पणी की है, आप देखिए इस पर, पेडागोजी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल और उसका इंपॉर्टेंस बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में कि बच्चा पहली बार क्लास में आता है, टीचर से फेस करता है, कैसे बोलना है, इन तमाम चीज़ों को वही टीचर हैंडल कर सकता है जो इस पेडागोजी को सीख चुका है, जिसने ट्रेनिंग करी हो, स्पेशल डीएलएड किया हो, बाकी कैसे कर लेगा। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट की बात की थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड उसका जरूरी है कि वो अच्छे ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर से पढ़े, ये राइट है उसका। और इस फैसले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन तो बीएड है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। अब पेज नंबर 36 पर बिंदु संख्या 33 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड इज नॉट फुल्ली ट्रेंड, बीएड पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। एनसीटी द्वारा बीएड शामिल करना प्राइमरी स्कूल में एक फुल्ली तरीके से आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल और कोई बेनिफिट नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन ही होती है, कोई बेनिफिट नहीं, क्वालिटी डाउन होती है यदि बीएड को शामिल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। पेज नंबर 36 पर पैराग्राफ नंबर 34 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है एनसीटी अपने आर्गुमेंट के दौरान ये जस्टिफाई नहीं कर पाई कि बीएड इज ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए बीएड क्वालिफिकेशन, इस मामले को, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है और उसके बिंदु कोट किए गए, किस किस जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस बेस पर जो रद्द किया था वो पॉइंट कि वैलिड है, इसलिए हम मुहर लगाते हैं। पेज नंबर 37 और 40 पर सुप्रीम कोर्ट ने बिंदु संख्या 35 में कहा कि एनसीटी एक्ट का यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी का रोल होता है, वो क्यों जरूरी है वो भी बताता हूं। एनसीटी एक्ट में सेक्शन 12 है और एक जो पहले रेगुलेशन आया था वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी का रूल एंड रेगुलेशंस पर जरूरी था, क्योंकि वहां पर मीनाक्षी जी ने ही बोला था। सेक्शन 12 में कहा गया कि पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन, की काउंसिल होती है एनसीटी की 13 सदस्य की और उसमें उसके पास ही क्वालिफिकेशन का है। और उसमें इसी के साथ इस पैराग्राफ में एनसीटी की धारा 29 डायरेक्शन को लेकर भी चर्चा की। अब आता है मामला पॉलिसी डिसीजन को लेकर। एनसीटी एक्ट 29 भारत सरकार का डायरेक्शन देना, पॉलिसी डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अच्छे से हाजिरी लगाता है बीएड की और शानदार जजमेंट। एनसीटी के डायरेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि 28 जून 2018 नोटिफिकेशन
भारत सरकार का पावर है, उसकी पॉलिसी है, उसके डायरेक्शन के बेस पर जारी किया गया है। भारत सरकार के डायरेक्शन पर जारी किया गया, ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी बता करके, और एनसीटी बाउंड है इसको लेकर के, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में अपने पैराग्राफ 36 से बिंदु संख्या 36 में और पेज नंबर 40 से 46 में 6 पेज में लगातार शानदार तरीके से जजमेंट दे दिया कानूनी रूप से पॉलिसी डिसीजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को यदि शामिल किया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने देखा है, जो पॉलिसी मैटर आप जो बता रहे हैं किस प्रकार से बीएड को शामिल किया गया, और आप जो पॉलिसी मैटर बता रहे हैं कितनी चर्चा हुई है, उसको हम जब देखते हैं तो कोर्ट ने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि हम पॉलिसी मैटर में सामान्यतः नहीं इंटरफेयर करते। पॉलिसी डिसीजन में नो डाउट है, हम इंटरफेयर नहीं करते पॉलिसी मैटर में, बट पॉलिसी मैटर यदि कंट्रोल कानून में, लॉ में विवादास्पद हो और आर्बिट्रेरी हो और इरेशनल हो, यदि अनुपातिक रूप में नहीं हो, सही नहीं हो, असंवैधानिक हो, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यदि इरेशनल होगी, यदि आर्बिट्रेरी होगी और यदि कॉन्ट्रेरी टू लॉ होगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जुडिशियल पावर। यही मैंने कहा था कि यदि जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, यदि कानून गलत बना और किसी के साथ अन्याय हो रहा है। पॉलिसी का मतलब यही नहीं होता है कि हर कुछ, और इस पॉलिसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जो आर्गुमेंट चल रहे थे, कपिल सिब्बल जी ने कितना शानदार कहा था जब कोर्ट ने कहा था कि पॉलिसी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट में, तब कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हर कुछ बना करके ये तो पॉलिसी डिसीजन बता देंगे, इसका मतलब क्या पॉलिसी डिसीजन पर। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया था कपिल सिब्बल जी ने, क्योंकि वो भारत सरकार का हिस्सा रहे, इसलिए उनको पॉलिसी डिसीजन के मालूम होते हैं कौन से पॉलिसी डिसीजन किस प्रकार के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पॉलिसी डिसीजन के अंदर क्यों इंटरफेयर करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं, और उस पर बहुत शानदार लिखते हैं कि बीएड शामिल करना एक एकेडमिक डिसीजन है और जो एक प्रॉपर स्टडी के बाद किया जाता है, जो एक एक्सपर्ट बॉडी का काम है। बस हो गया काम, एक्सपर्ट बॉडी का काम है, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक एकेडमिक डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन में नहीं ला सकते आप। एनसीटी विदाउट प्रॉपर माइंड इस फैसले को लागू कर दिया और इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ कहा कि एनसीटी का कोई ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, कुछ भी नहीं किया, मात्र उसके बेस पर कर दिया। और पॉलिसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि हम पॉलिसी डिसीजन का रिव्यू नहीं करेंगे, यदि पॉलिसी गलत हो तो हम करेंगे। यहां पर आर्टिकल 21A का वॉयलेशन हो रहा है और बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और एक क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब बहुत बड़ा संसद से पास कानून के साथ वॉयलेशन हो जाएगा। क्वालिटी हम नहीं कर सकते, बच्चे का राइट है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाएगा। इसलिए हम पॉलिसी डिसीजन को रिव्यू करेंगे और पॉलिसी गलत है आपकी। और ये कहते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी और भारत सरकार एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और ये शानदार फैसला दिया। और इसी पैराग्राफ में बिंदु संख्या 36 में पेज नंबर 40 से 46 में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार को भी कहती है कि आपने गलत किया, बीएड को शामिल करना था, आपने गलत किया, एनसीटी नोटिफिकेशन का वॉयलेशन गलत किया आपने। लेकिन पेज नंबर इसी 46 पर बिंदु संख्या 37 में सुप्रीम कोर्ट एनसीटी और भारत सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है, राजस्थान हाईकोर्ट को फैसले को मुहर लगा देती है और ये बात कहती है और सारी एप्लीकेशंस डिस्पोज और सारा मामला बीएसटीसी को जिता देते हैं। ये कितना शानदार महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। अब इस फैसले को पढ़ने के बाद आपके समझ में आया होगा कि कितना शानदार फैसला था। अब बात आते हैं सारी चीजों पर। कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे ये समझ में आ गया। आरटी एक्ट का जिक्र हुआ है, कितना 21A संविधान का जिक्र हुआ है, पॉलिसी डिसीजन का जिक्र हुआ है, राज्यसभा पार्लियामेंट से पास कानूनों का जिक्र हुआ है,
कपिल सिब्बल जी ने आरटी एक्ट बनाया, कानून राज्यसभा सांसद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे, किसी कमेटी के इसके नहीं रहेंगे, अलग अलग कानून, और उनको पूरी जानकारी थी। आउट ऑफ इंडिया बाहरी देशों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर चर्चा की, किस लिए जरूरी थे। और एनसीटी के